हेलो नमस्ते, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ जावा सीरीज, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। इससे पहले कि अगर दो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो तो होने वाला है बिट मैनिपुलेशन। मतलब कोड जावा पढ़ने के बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा बिट मैनिपुलेशन। उसके अंदर हम लोग जो एंड गेट, लॉजिक गेट, गेट्स नहीं, एंड नॉट, जो भी हमने पढ़ा है उन सबको कन्वर्ट करते हैं, जो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल वहां पर आने वाला है। इसलिए आप जाकर वो सारे जो दो वीडियोस हैं उसे अगर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आएगा कि हम कोडिंग करते क्यों हैं, जावा पढ़ते क्यों हैं। सो अगर नहीं देखी है तो जा देख लीजिए, और अगर देखी है तो इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और साथ ही साथ डेटा टाइप्स के बारे में। हमेशा हम टर्म सुनते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, एक वेरिएबल साइन कर लेते हैं, एक डेटा टाइप ये प्रिमिटिव डेटा टाइप का या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का है, लेकिन हम लोग उसका अर्थ समझना भूल जाते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम उसका अर्थ समझेंगे। लेकिन वीडियो के अंदर घुसने से पहले, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने से पहले दो टॉपिक्स समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण हमारा जो कोड है या फिर हम जैसे जैसे कोडिंग करेंगे वो हमें ज्यादा इजी तरीके से समझ में आता है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है बॉयलर प्लेट कोड। अब ये क्या बला है? ये वही बला है जो कि हर कोड के बिगिनिंग के अंदर लिखी जाती है, लेकिन हर बच्चा, कोई भी बच्चा इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता। ये उस बला के बारे में है। कौन सी बला सर? ये बला है, जैसे हम कोई भी कोड जब लिखना शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं पब्लिक क्लास और क्लास का नाम। मान लीजिए मेरे क्लास का नाम है XYZ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्रेसेस ऑन कर लिए, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद फिर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन, ठीक है। इसके बाद भी कुछ लिखते हैं तो हाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, है ना। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रेसेस, उसके बाद ब्रेसेस पर, और फिर यहाँ पर छोटा सा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये दो बला जो होती हैं ये हम हर कोड के बिगिनिंग के अंदर लिखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये कोड होता क्या है, ये क्यों लिखते हैं। कोई भी प्रोग्राम करने शुरू करो उससे पहले इन दोनों को स्वागत करना जरूरी है। जैसे ये सल्लू भाई होते हैं, ये बोलते हैं कि क्यों स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन इन बला का नाम क्या है? स्वागत तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। इसी बला का नाम है बॉयलर प्लेट कोड। ये ऐसे कोड्स होते हैं ना जो कि हर प्रोग्राम के अंदर परमानेंट रहते हैं, कुछ हो ना हो इनको तो रहना ही पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ ये कंपलसरी होते हैं, यानी कि कुछ लिखो ना लिखो, कोई प्रोग्राम के अंदर घुसो ना घुसो, इससे लिखकर ही घुसना। इनके पास आकर पहले सलाम ठोकना है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। इनको अगर नहीं तुम पुकारोगे या फिर इनको नहीं आमंत्रण करोगे तो फिर ये दुखी हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको एरर आ जाएगा, जब भी आप कंपाइल करने चलोगे तो आपके कोड के अंदर एरर शो करने लगेगा। तो बॉयलर प्लेट कोड नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी सी तोप नहीं है। ये वही तो कोड्स होते हैं, बस हमने इनके नाम बता दिए कि जिसका नाम अभी तक जो बेनाम घूम रहे थे उनके पास हमने नाम दे दिए, उतना कुछ ज्यादा ये हार्ड नहीं था, है ना। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर आगे आएंगे हम? आउटपुट्स इन जावा के अंदर। जावा के अंदर आउटपुट्स कैसे बनता है, कैसे हम आउटपुट लिखते हैं, इस बारे में चर्चा होगी। तो आउटपुट क्या होता है? जब भी हम कोई एक कोड लिखते हैं, ठीक है, हमने एक बड़ा चौड़ा सा लंबा या फिर छोटा सा भी कोड हमने लिखा, तो कोड लिखने के बाद हमें कुछ निष्कर्ष चाहिए। ये मैंने कुछ भी लिखा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, कोड का कुछ आउटपुट होना चाहिए कि नहीं। अब इस आउटपुट को लाने के लिए हम कोड लिखते हैं जावा के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम जावा के ऊपर क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब एलन भी कहीं कहीं जगह पर आपने देखा होगा कि सिर्फ प्रिंट से काम चल जाता है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि एलन लिखते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखते हैं। तो इनके बीच का अंतर क्या है, या फिर ये कब क्या लिखना है, उसके बारे में भी चर्चा होगी, है ना। अच्छे से खूब विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग हर एक चीज के ऊपर। प्रिंट एलन लिख दिया। अब सपोज कर लीजिए मुझे प्रिंट क्या करवाना है, तो मैंने प्रिंट करवाया हेलो और वर्ल्ड। बेसिक सा कोड होता है, इसके बारे में चर्चा हमने पहले कर रखी है, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो पहले से हमें पता है, ठीक है। सिस्टम डॉट एंड प्रिंट एलन। अगर आपने जावा को या फिर कंप्यूटर को ये लिख कर दिया जावा के अंदर, तो क्या होगा आपका आउटपुट? मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा देती हूँ कि जब भी आपने जावा के अंदर ये लिख कर दिया सिस्टम डॉट आउट एंड प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, तो फिर आपके पास आउटपुट के फॉर्म में क्या आएगा उसके बारे में करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है और इसका आउटपुट मैं इधर बना देती हूँ, क्योंकि उधर हम लोग दूसरा जो और भी कैसे कैसे तरीके से हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं उस बारे में देखेंगे। तो वहां पर अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो यहाँ पर मेरा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड इज कि जब मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे? ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख दिया, तो क्या होगा? अब मैंने इसके अंदर क्या लिखना है? मैंने वही लिखना है हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, मैंने ये लो हेलो वर्ल्ड लिख दिया। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर इस वक्त मैंने ना एलन नहीं लिखा है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखा है। तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास वही आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड ही आएगा। लेकिन अब बोलो कि अंदर क्या हुआ, तो फिर मैं प्रिंट ही क्यों ना लिखूं, मैं एलन क्यों लिखूं। इसका यूज तब आएगा जब मैंने रिवर्स केस कर लिया। रिवर्स केस मतलब सपोज कीजिए कि मैंने इस पोजीशन पर मैंने लिखा है सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, और इस पोजीशन पे मैंने एलन लिखा है। अब सिंपल सी एक बात समझो कि जब भी हम लोग कोड के अंदर प्रिंट एलन लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि हमें एक नेक्स्ट लाइन चाहिए। मतलब जो भी कोड हमें प्रिंट करवाना हो वो हमें एक अगली लाइन के अंदर चाहिए। और जब हम लोग प्रिंट एलन मतलब जो एलन है उसको अगर मिस करवाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए। तो अगर ये वाला कोड अगर मैंने लिखा है तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, हेलो वर्ल्ड, और फिर दूसरे वाले का भी ऐसे ही आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड विदाउट एनी स्पेस, यहाँ पर स्पेस भी नहीं आएगा। ये होता है जब अगर हम लोग एलन मिस करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कितना हमारा जो कोड होता है कितना स्ट्रक्चर्ड वेट में लग रहा है कि हाँ मैंने 2 बार प्रिंट करवाया तो हमारे पास 2 बार आउटपुट आया। लेकिन इसके अंदर पता चल रहा है कुछ भी क्या है, अगर जब ये प्रिंट होके एक्चुअली में आता है ना तो कुछ ऐसे ऐसे दिखने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी नहीं रहेगा, यहाँ पर तो स्पेस भी है लेकिन एज इट इज कॉपीड हो जाएगा ऊपर से, ये स्पेस भी हमारा गायब हो जाता है। तो ये अंतर होता है एलन लिखने का और ना लिखने का। अब क्या हो, किसी बच्चे ने क्या कर दिया कि उसने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिख दिया और वो बच्चा बोला कि मेरे को कोड में पीछे नहीं जाना, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा तरीके से इस तरीके का मुझे आउटपुट चाहिए। तो वो बच्चा क्या कर सकता है, तो उसके लिए एक हमारे पास उपाय है। वो क्या करेगा, कुछ ऐसा कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, उस बच्चे ने इतना लिखा है, उसके बाद उसने मान लीजिए हेलो वर्ल्ड ही लिखा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, लेकिन वो चाहता है कि मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ ऐसी चीजें कर सकता है। अगर उस बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया ना, यानी कि इन 2 भाई साहब को अपने कोड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, या फिर उस लाइन के अंदर या फिर उस चीज के अंदर जैसे उसे प्रिंट करवानी हो, तो उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो यानी कि इस टॉपिक से या फिर इस बात से अभी तक की 1-2 मिनट में हमें इतना समझ में आया कि जब हमने एलन लिखा तो हमें नेक्स्ट लाइन आएगा, जब हमने जो फॉरवर्ड स्लैश प्लस एन लिख दिया तो भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन आएगा, और जब हमने इन दोनों में से कोई को भी यूज नहीं किया तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन नहीं आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक का बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसे हमें प्रिंट करवाना है। प्रोग्राम क्या है कि फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास क्या है, 4 स्टार्स है, सेकंड लाइन में हमारे पास 3 स्टार्स है, उसके बाद फिर हमारे पास 2 स्टार है, उसके बाद अंत में 1 स्टार है। अब आप पूछोगे कि अरे हमें तो ना ही, अगर किसी बच्चे ने अभी तक पढ़ा होगा जावा तो वो तो एकदम भड़क जाएगा ना कि अरे तुमने ना ही हमें वो फॉर लूप वगैरह बताया, ना ही लूप्स के कॉन्सेप्ट समझाए, कुछ समझाया नहीं। एक आउटपुट कैसे प्रिंट करवाते हैं, वेरिएबल बोल के तुम बायोपोलैरिटी बना रहे हो, और अभी तक बस बिट मैनिपुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, और जावा का बेसिक्स पढ़ाए कैसे फर्स्ट प्रोग्राम लिखते, वो इतना ही बस बोल के तुम मुझे चाहते हो कि मैं एक प्रिंट करवा दूं प्रोग्राम, वो भी किसका, पैटर्न का। तो बच्चा जो भी हो तुम, वो बस भड़को मत, ध्यान से अपना माथा खोल के मेरी बात सुनो। क्यों, क्योंकि आधी ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने क्या बोला कि इसको प्रिंट करवाओ, ये तो नहीं बोला ना कि फॉर लूप्स का इस्तेमाल करवा के करो, है ना। इसको प्रिंट करवाने का ना सबसे जादुई तरीका अभी तक के कॉन्सेप्ट को बस एक बार निष्कर्ष होता है ना, कंक्लूजन निकालने के लिए, वो ये है कि आप क्या करो, SOP लिखो, उसके बाद LLV लिख लो, फिर क्या करो, जहां पर लिखो स्टार। ठीक है, मतलब वही पहले क्लास बनाओ, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, उसके बाद फिर प्रिंट दिस। अब एक बच्चा बोलेगा कि अच्छा अगर मैंने एक स्टार बनवाया तो आउटपुट में क्या आएगा, ऐसे 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 आ जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए कि एक लाइन के अंदर ही ना 4 के 4 स्टार्स आ जाए, है कि नहीं। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे करके प्रिंट करवा दिया, 1 स्टार आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्पेस को थोड़ा और एक्सटेंड करके मैंने ना, कहाँ गया, फिर मैंने ऐसे 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 करवा दिया। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4, आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सा है। अब मैंने जबकि लिखा LN, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आना है, तो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है मेरे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर है 3 स्टार्स, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 3 स्टार से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टार आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने लिखा है नेक्स्ट लाइन, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, उसके बाद फिर क्या,
2 लाइन, है कि नहीं? कहाँ से चल रहे हैं? इस वाले में फर्स्ट लाइन में हमें क्या चाहिए थे? 4 स्टार चाहिए थे। सेकंड लाइन में क्या चाहिए थे? 3 स्टार चाहिए थे। उसके बाद फिर जो थर्ड लाइन है इसके अंदर क्या चाहिए मुझे? 2 स्टार चाहिए। आ गए 2 स्टार, है कि नहीं? और आखिरी वाली लाइन के अंदर मुझे क्या चाहिए? 1 स्टार चाहिए। अब मैंने क्या लिख दिया? ये लो मुझे प्रिंट करवा दो 1 स्टार, ठीक है? और मैंने यहाँ पर भी, या फिर कह लो मैंने यहाँ पर भी एलन लिखा है, यानी कि मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर 1 स्टार चाहिए। तो क्या ये जो कोड है या फिर ये जो भी पैटर्न मुझे आउटपुट में मिला है वो इसके जैसे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ऑब्वियसली। तो ये जो भी प्रोग्राम मैंने दिया उससे बस इतना प्रूव करवाने के लिए कि जब हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हैं यानी कि एलएन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है हमें अगली लाइन के अंदर जो भी तुम्हें आउटपुट देना है वो मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर दो। उसी लाइन के अंदर गुजुम मत करो, मुझे अगली लाइन चाहिए। समझ में आया? चलिए, यहाँ तक के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स, जो कि आज का टॉपिक है उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? वेरिएबल्स के बारे में। तो आज होगी बैठक चाय पे, चर्चा करते हैं किस बारे में भैया? किस बारे में? वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स, अभी 2 चीजों को एकदम ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर डेफिनेशन वाइज जाएंगे। कौन सी चीज? तो जब भी आप अपने किचन के अंदर घुसते हो, ठीक है, कभी किचन में गए हो? हाँ, गए होगे। नहीं गए तो आज चले जाना। किचन के अंदर जाते हो तो एक होता है रेक, ठीक है, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ रेक कहते हैं। तो इसके ऊपर ना ऐसे चूल्हा रखा होता है, ठीक है, चूल्हा, और नीचे थोड़ी सी जगह पे हमें गैस रखती होती है। यहाँ पर एक चलकी होता है, एक बेलना होता है, और यहाँ पर बर्तन वगैरह रखते हैं। और एक और नीचे एक लेयर बनता है, ये गैस वाला नहीं, गैस तो बाहर रहेगा। एक और लेयर बनता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया। उस लेयर के अंदर ना, या तो किसी किसी के घर में ऊपर भी होता है, तो आपका जैसा है उस हिसाब से, मेरा नीचे है तो मेरा नीचे, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। तो एक लेयर रहता है जिसके अंदर ना मम्मी कंटेनर्स रखी रहती हैं, ठीक है। और हर एक कंटेनर के अंदर ना कुछ चीजें होती हैं, जिन बच्चे को नहीं पता वो चीजें क्या होती है, तो वो चीजें होती है स्पाइसेस, यानी कि मसाले, ठीक है। एक के अंदर हल्दी रखा होगा, एक के अंदर नमक रखा होगा, एक के अंदर सेंधा नमक रखा है, एक के अंदर काली नमक रखी, चाट मसाला या फिर गरम मसाला, हल्दी, कोरिएंडर, जो भी हो, क्या बोलते हैं उसे, धनिया मसाला, ठीक है। तो ऐसे करके ना बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं। एक के अंदर हॉर्लिक्स रखा रहता है, एक डब्बा रहता है च्यवनप्राश का, ठीक है। एक छोटा सा डब्बा रहता है डिब्बिया टाइप की, जिसके अंदर इलायची रखी होती है। एक डब्बा होता है जिसके अंदर काजू रखे होते हैं, ठीक है। एक डब्बा होता है सबसे मेन चीनी का डब्बा। तो ऐसे करके ना एक रेक के ऊपर ना बहुत ज्यादा डब्बे रखे होते हैं। उन डब्बे को हम लोगों ने इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटेनर कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे मेरे कंटेनर्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो किचन था ना, उस किचन के अंदर जैसे मान लीजिए आपके किचन के अंदर ऊपर सामान रखे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी कंटेनर्स हैं। ये लीजिए मेरे कंटेनर, जो भी मैंने अभी नीचे पढ़ाया, इसको मैं आपके हिसाब से ऊपर रख देती हूँ, ठीक है। इस कंटेनर की हर एक फिक्स्ड जगह होगी, या फिर फिक्स्ड नहीं भी हो सकती है। जरूरी है कि मैंने जैसे मान लीजिए आप किचन में गए और मम्मी ने, जैसे मानो आप किचन में घुसे और मम्मी ने ना एक डब्बे को यहाँ पे रखा था, जिसके ऊपर लिखा था क्या? टी लिखा था, इनकी चाय पत्ती का डब्बा, वो इस पोजीशन पे था। आप चाय बनाने गए, चाय बनाकर डब्बे को यहाँ पर रिप्लेस करवा दिया, और यहाँ पर साइड में शुगर का डब्बा था, आपने शुगर वाले को इधर भेज दिया, टी वाले को इधर भेज दिया। तो जरूरी नहीं कि लोकेशन फिक्स हो, लेकिन बस आपको इधर ही रखना है। आप अगर चाय का डब्बा यहाँ से उठाए हो तो आपको यहीं पे रखना है। ये नहीं कि आप जाकर बेडरूम में रख कर आ जाओ, या फिर बात करते करते आ गए डाइनिंग रूम में आकर चाय का डब्बा रख दिया। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, वरना आपको कुटाई हो जाएगी। तो यानी कि जब भी हम किचन के अंदर घुसते हैं तो हमारे पास जो डब्बे होते हैं उनकी एक फिक्स लोकेशन रहती है कि इसी रेक के अंदर डब्बे रखने वाले हैं। वहां पे सफाई हो रही तो नीचे में रख देंगे, यानी कि उनके जो लोकेशंस है वो मैटर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो बस यही 2 चीजें, एक तो डब्बे को याद रखना और दूसरी लोकेशन। इससे 2 टॉपिक्स यहाँ पे जो भी लिखे ना, इसके अंदर के 2 टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे? कैसे? ऐसे देखो, कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। यानी कि डब्बे जिनके अंदर चाय पत्ती रखी होती है, डब्बे जिनके अंदर चीनी रखी होती है, डब्बे जिनके अंदर हल्दी पाउडर रखा होता है, उन्हीं डब्बे को हम कहते हैं कंटेनर्स, या फिर कह लो उन्हीं डब्बों को हम कहते हैं वेरिएबल्स, जिनके अंदर वैल्यूज होती हैं। कौन सी डेटा वैल्यूज? यहाँ पे तो चाय पत्ती है, चीनी है, हल्दी पाउडर है। लेकिन जावा के अंदर वही वैल्यूज इंट करके हो जाएंगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन मोटा मोटी, छोटा छोटी बात यही है कि डब्बे जिनके अंदर वैल्यूज रखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। कंटेनर्स जिनके अंदर ना वैल्यूज रखे होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग वेरिएबल्स। क्या ये बात क्लियर है? अब कोई पूछेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो इतनी हाई फाई डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ोगे ना, बस दिमाग लगाओ कि डब्बे जिनके अंदर वैल्यूज रखी होती है वो होते हैं वेरिएबल्स। क्या पॉइंट क्लियर है? अब दूसरे पॉइंट क्या है? दूसरा मैंने क्या बताया? मैंने बताया मेमोरी लोकेशंस के बारे में, या फिर ये कह लो कुछ स्थायी एक जगह जहां पर आपका डब्बा रहता है ना वो रखता है, उस जगह को हम कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी। कैसे? जैसे
कैसे? ऐसे देखो, मेमोरी क्या होती है ना, ब्लॉक विच स्टोर्स वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, यानी कि वो जगह आपके किचन के हिसाब से ऊपर भी हो सकता है, मेरे किचन के हिसाब से वो नीचे भी हो सकता है, जहां पर डब्बे रखे होते हैं उनके अंदर वैल्यूज रखी होती है। वो जगह जहां पर डब्बे रहते हैं, डब्बे के अंदर वैल्यू रहती है, उस जगह को या फिर उस चीज को हम कहते हैं मेमोरी, है ना। बस इतना ही सवाल है या फिर इतना सा ही फंडा है। इसका एक एग्जांपल समझेंगे, लेकिन उससे पहले लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने घरेलू वस्तु के हिसाब से देखा, एक देखेंगे जावा वाली वस्तु के हिसाब से, लेकिन उससे जाने से पहले लिटरल्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए, लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट वैल्यूज, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपनी मान मर्यादा कभी भी लांघेंगे नहीं। कैसे? कौन सी वैल्यूज? तो 5 की। कैसे 5 की? नहीं। एस की। कैसे? एस की नहीं, 1 की भी हो सकती है। मतलब कहना क्या चाहते हो? ये कुछ भी रैंडम सा क्या ही बोल रहे हो। देखो 5, तुम चाहे इस दुनिया में हो या फिर तुम मल्टीवर्स में हो या फिर किसी भी यूनिवर्स में हो, वहां पर 5 का मतलब 5 ही होगा। 5 का मतलब 2 नहीं हो सकता, 5 का मतलब 1 नहीं हो सकता। 5 बोलोगे तो भैया 5 ही चॉकलेट देंगे। एस बोलोगे तो उनका मतलब एस से ही होगा, एस फॉर सन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एस मतलब एस ही होगा। और 1 बोलोगे तो उसका हमेशा मतलब 1 ही रहेगा। अगर तुम जी बोलोगे तो उसका हमेशा मतलब जेड ही रहेगा। अगर तुम 10 बोलोगे तो उसका हमेशा मतलब 10 ही रहेगा, 11 नहीं हो सकता। 1 का मतलब 2 नहीं हो सकता, 5 का मतलब 5 ही होगा, एस का मतलब ऐसे ही होगा। किसी भी चीज, ऐसी कोई चीज जिसका वैल्यूज कुछ भी हो, इधर से उधर दुनिया हो जाए, लेकिन वो हमेशा फिक्स्ड रहने वाली है, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, वो अपनी वैल्यू को कभी छोड़ेगा ही नहीं, मान मर्यादा अपनी लांघेगा ही नहीं, उस चीज को हम कहते हैं लिटरल्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यानी कि सिंपल सी बात यही है। फिर दूसरी चीज होती है आइडेंटिफायर्स, यानी कि जो भी हम वेरिएबल रखते हैं उनका कुछ नाम ले लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा वेरिएबल है कंटेनर। कंटेनर यानी वो डब्बा जिसके अंदर कोई वेरिएबल कोई भी वैल्यू आने वाली है। मान लीजिए मैंने चाय पत्ती डाल दी, तो अब इस डब्बे का नाम क्या हो जाएगा? अब तक तो बेचारा ऐसे बस डब्बा था, छोटा डब्बा बड़ा डब्बा, लेकिन इस डब्बे के अंदर मैंने चाय पत्ती डाल दी, तो इसका नाम हो गया ना चाय पत्ती का डब्बा लाना, चीनी का डब्बा लाना। बस यही चीज है आइडेंटिफायर, यानी कि वेरिएबल का नाम। जैसे मान लो मेरे को एक वैल्यू रखनी है, मैं किस में रखूंगी? एक वेरिएबल के अंदर, यानी कि एक डब्बे के अंदर। उस वेरिएबल का नाम क्या रख दिया मैंने, या फिर मान लो मैंने क्या नाम रख दिया? ए नाम रख दिया। ए नाम का वेरिएबल जिसके अंदर एक वैल्यू है, इस चीज को मैंने इंग्लिश का टर्म दे दिया आइडेंटिफायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक कि जितने भी मैंने चीजें बताई, वेरिएबल क्या होते हैं? एक डब्बा जिनको या फिर कंटेनर जिनके अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यूज को स्टोर करते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? वो चीजें जो कि दुनिया इधर से उधर होने के बावजूद भी अपनी मान मर्यादा नहीं लांघते, वो होते हैं लिटरल्स। जैसे कि 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? मैंने चीनी के डब्बे को नाम दे दिया कि चीनी का डब्बा है, यानी कि मैंने इस वैल्यू के डब्बे को, कंटेनर को एक नाम दे दिया ए, या फिर मैंने इस नाम को स्टोर करवाया एक जगह और उसकी वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया कि नेम नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर है ना। तो ये क्या हो गई? आइडेंटिफायर हो गई। और फिर मेमोरी क्या होती है? तो मेमोरी होती है ब्लॉक, ये जगह जहां के ऊपर चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा, कुछ भी डब्बा जो है वो रखा रहता है, वो होता है मेमोरी। ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखो, अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, तो फिर मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? और अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विद डबल कोट्स ए, तो फिर मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? आपको मैं बस 30 सेकंड देती हूँ सोचने को कि इन दोनों में से किसका जवाब क्या रहेगा, और आपको बताना है। काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2। चलिए बताओ। SOP अगर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट विद इन ब्रेसेस ए, तो मतलब क्या हुआ? इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा? इसका आउटपुट मेरे पास आएगा वो वैल्यू, या फिर कह लूं वो, हाँ वही वैल्यू, वो वैल्यू जिसका वेरिएबल यानी कि चाय पत्ती का डब्बा, ठीक है, कंटेनर कह लो, मेरे पास वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे ये चाय पत्ती को हटा देते हैं, हम लोग इससे समझते हैं कि ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है, या फिर ये कह लो एक वेरिएबल है। सिंपल सी भाषा में समझो तो ये एक वेरिएबल है। अब मैंने यहाँ पर बोला है कि तुम वेरिएबल को प्रिंट करो, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करो। क्या आउटपुट आएगा? मान लीजिए यहाँ पर मैंने दे दिया ये 15 है, ठीक है। ये आपको प्रोग्राम में गिवन है
कि a इक्वल्स टू 15 है और बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा और इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा। तो अगर फर्स्ट वाले को देखा जाए तो एसओपी यानी कि सिस्टम ऑर्डर प्रिंट, अगर a लिखा है यानी कि वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट में 15 आएगी, सिर्फ और सिर्फ 15, कुछ और नहीं, बस 15। और अगर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्रेसिस के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर a अगर लिखा है तो ये a एज इट इज आ जाएगा। समझ में आया। अगर मैंने किसी प्रोग्राम के अंदर लास्ट में जाकर उस वेरिएबल को, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से मैंने इस नेम को प्रिंट करवाने का ऑर्डर दिया, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, टोनी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट आ गई। लेकिन अगर मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर जाकर मैंने बोला कि इसको प्रिंट करवाओ, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इतनी सी बात थी, समझ में आ रही है पूरी की पूरी बात। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो भी है वो देखेंगे, उसके बाद फिर डेटा टाइप्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती है। यहाँ पर देखो क्या है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है, इसको डिकोड करते कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखो सबसे पहले तो प्रोग्राम के अंदर हमने क्या लिखा है, क्लास को क्रिएट किया है। और ये देखो जो स्टार्टिंग में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, बॉयलर प्लेट कोड। ये दोनों कोड्स आए, पहले तो पब्लिक क्लास का नाम, ठीक है, जो भी हो आपने कुछ भी दे दिया अपने मन से। उसके बाद फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये आया है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, इंट a 10, इंट b 5। अब सिस्टम आउटपुट प्रिंट एलन है, यानी कि हमें जो भी आउटपुट होगी ना वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवाना है। एलन में क्या लिखा है, पहले तो हमें a प्रिंट करवा दो, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 10 आ जाएगा, है कि नहीं। अभी तक पढ़ा है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है सिस्टम आउटपुट प्रिंट एलन b, यानी कि b यानी b की वैल्यू, क्योंकि उसके अंदर डबल कोट्स नहीं लिखा है। अगर डबल कोट्स लिखता तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a आना चाहिए था, पर यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लिखा है, इसका मतलब सिर्फ a की वैल्यू आएगी। वैसे यहाँ पर क्या आएगी, b की वैल्यू यानी कि 5 आ जाएगा। फिर मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, मतलब स्ट्रिंग नाम के आइडेंटिफायर से मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम का, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, रानी पद्मिनी, यानी कि पद्मावती जी का एक नाम था। तो इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं, नेम को, डबल कोट्स वाले नेम को नहीं, सिंगल कोट वाले नेम को भी नहीं, मैंने बस नेम को प्रिंट करवाया है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रानी पद्मिनी। ठीक है, स्पेलिंग के लिए माफी, लेकिन ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है फंडा जब हम एल लिखते हैं, क्या होता है फंडा जब हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड स्लैश और एल लिखते हैं, और जब हम लोग दोनों में से कुछ नहीं लिखते तो क्या प्रिंट होता है। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ वीडियो खत्म। अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।